आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल में पाठ 2 जो कृषि चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने आपको कृषि के बारे में बताया था। आज लास्ट वीडियो है कृषि का, अर्थात हम कह सकते हैं पाठ 2 का जो कृषि है उसका लास्ट वीडियो है। आज आपका लेसन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें प्रमुख फसलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, अभी तक हमने खाद्य फसलों के बारे में पढ़ा था, अब आज से हम अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अखाद्य फसलें होती क्या हैं, अर्थात ऐसी फसलें जिनको हम खाते नहीं, जिनका उपयोग केवल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ऐसी फसलों को हम अखाद्य फसलें कहते हैं। जैसे रबड़, जूट, कपास। जैसे कपास है, कपास का प्रयोग सब लोग जानते हैं, कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो हम जो रुई है अर्थात सूती वस्त्र जो बनते हैं वो कपास के माध्यम से ही बनते हैं। तो कपास को हम कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अर्थात फसलों में रबड़ के बारे में पढ़ेंगे कि रबड़ की फसल कहाँ होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए। तो रबड़ की जो फसल है इसके लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान की जरूरत होती है और लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की भी जरूरत होती है। जिन खेतों में पानी नहीं, मतलब बारिश नहीं होती है, या कह सकते हैं जहां बारिश नहीं होती है वहां पर बारिश कम होती है, तो वहां पर हम सिंचाई के माध्यम से इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसका उत्पादन, रबड़ का उत्पादन कर सकते हैं। तो उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है? रबड़ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। सब लोग जानते हैं कि रबड़ का पेड़ होता है, उससे ही रबड़ निकाली जाती है। रेशेदार फसलें, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि रेशेदार होती हैं, जैसे सर, सुना होगा सबने सन। जैसे यहाँ पर कपास है, जूट भी लिखा है। तो इन फसलों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये रेशेदार फसलें होती हैं, इनमें रेशा होता है। सूती जो कपास होता है, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। तो सबने देखी हुई रुई, रुई तो देखा होगा, तो रुई सबने देखी होगी। तो रुई देखते हैं हम रेशे से बनी होती है क्योंकि रेशा होता है उनमें, तो इसलिए हम इनको रेशेदार फसलें कहते हैं। तो यहाँ पर कपास के उत्पादन में अगर हम देखें तो भारत अपना तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में तीसरे नंबर पर कपास उगाई जाती है। कपास कहाँ उगाई जाती है, किस क्षेत्रों में? तो कपास जहां काली मिट्टी होती है उन क्षेत्रों में ही कपास को हम उगाते हैं। जैसे सबसे पहले तो महाराष्ट्र और गुजरात दो प्रमुख कपास के क्षेत्र हैं। मानचित्र में भी भरने को आ जाता है कि कपास के दो प्रमुख क्षेत्र बताइए या काली मिट्टी के दो प्रमुख क्षेत्र बताइए, तो उसमें हम कपास के लिए या काली मिट्टी के दो क्षेत्रों में गुजरात और महाराष्ट्र को ही भरेंगे। तो कपास के उत्पादन के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से कपास के लिए हम महाराष्ट्र और गुजरात को ही चुनेंगे। अर्थात कह सकते हैं कपास का अगर उत्पादन करना है तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे बेटर होगा। कपास के उत्पादन में उच्च तापमान और हल्की वर्षा की जरूरत होती है। कपास से होता क्या है हमने बता दिया है, वस्त्रों का निर्माण होता है। अर्थात जो रुई होती है, ये रुई, कपास से रुई निकलती है। रुई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, इसके बाद ही इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला देखिए जूट। जूट भी नई जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है या इसकी खेती नई जलोढ़ मिट्टी में होती है। नई जलोढ़ मिट्टी हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि ऐसी मिट्टी जो पानी के बहाव के साथ प्रत्येक वर्ष ऊपरी परत, अर्थात जो हमारा धरातल है उसकी ऊपरी परत पर जम जाती है, उसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तापमान, जूट के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल सबसे अत्यधिक भारत में कपास जूट पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद बिहार है, असम है, अपना उत्तर प्रदेश भी है। अब जैसे मान लीजिए पिछले हमने बताया था कपास के लिए भी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी कपास होता है। अब आता है खाद्य सुरक्षा। ये सब लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में कई मतलब अधिकांश जनसंख्या जो है उसे संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, या कह सकते हैं पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता है। और इसी के साथ साथ भारत सरकार ने ऐसे जो लोग जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, ऐसे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू किया है, जिसके तहत भारत के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को
सार्वजनिक प्रणाली के द्वारा या राशनिंग प्रक्रिया के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ये खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा में भारत सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर या समर्थन मूल्य दे करके या उचित दाम किसानों को दे करके उनसे खाद्यान्न या खाद्य फसलें खरीदती है, जैसे गेहूं है, चावल है, चना है। इन खाद्य फसलों को खरीदती है और खरीदने के बाद उसे या उन खाद्य फसलों को गरीबों में या कह सकते हैं गरीबी रेखा से नीचे या गरीबों में जो लोग जिन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता है उन लोगों को राशनिंग या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य पर दे दिया जाता है। उचित मूल्य का मतलब है कि सरकार ज्यादा में खरीदती है किसानों से और उससे कम में बेचती है। अर्थात हम देखते हैं कि आपने देखा होगा राशनिंग प्रणाली में, अर्थात आप राशन की दुकान पर गए होंगे, जो सरकारी विक्रेता होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सरकार के माध्यम से उनके पास कोटा होता है, वहां पर आप शायद गेहूं चावल लेने गए होंगे तो 1-2 रुपए में मिल जाते हैं। 1-2 रुपए के 1 किलो मिलते हैं, 1 या 2 रुपए में या 3 रुपए तक लगभग 1 किलो मिल जाते हैं। तो कितना सस्ता, और सरकार खरीदती कितने में है? सरकार उनसे 1 कुंतल अर्थात 1 किलो लगभग 1900 साढ़े 19 रुपए में खरीदती है और आपको 1-2-3 रुपए में उपलब्ध करा देती है। तो इसका मतलब भी देखिए आप, बीपीएल क्या होता है? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको बीपीएल की श्रेणी में बांटा है, और जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं उनको एपीएल की श्रेणी में बांटा है। अर्थात भारत की जो जनसंख्या है वो बीपीएल और एपीएल 2 भागों में विभाजित की गई है, या कह सकते हैं 2 वर्गों में उनकी गरीबी को विभाजित किया गया है, या कह सकते हैं कि उनकी आय के हिसाब से उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो गरीबी रेखा से नीचे जो गरीब हैं, अत्यंत गरीब हैं, और एक गरीबी रेखा से ऊपर जो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो इस प्रकार से लेसन पूरा समाप्त हो गया है। अब आगे अगला लेसन पढ़ेंगे। ठीक।